हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन करने वाले हैं सीयूईटी के लिए। तो अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात करी थी वो कुछ मैकेनिज्म के प्रॉब्लम्स की बात करी थी, उसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने बात करी थी। आज की क्लास में थर्मोडायनेमिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बोल सकते हैं काफ़ी हद तक हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कुछ ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहाँ से। जो क्वेश्चंस पूछ जाते हैं उनका जो पैटर्न होता है उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। थर्मोडाइनमिक्स 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 में बिल्कुल जो बेसिक बेसिक शुरुआत होती है वो होती है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। ठीक है, देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि क्वेश्चन जो पूछ जाते हैं वो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आपको ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन में आपसे कुछ बोला जा रहा है, स्टेटमेंट टू में आपसे कुछ बोला जा रहा है। फिर आपसे बोला जाएगा कि बताओ दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, एक स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला करेक्ट है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें आपको जो भी स्टेटमेंट दिया गया हो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ज़रा सा आपने नॉट पढ़ा नहीं पढ़ा उसमें बहुत गलती हो सकती है। पॉसिबल को इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल को पॉसिबल पढ़ लिया तो बहुत चीज़ें गलत हो सकती हैं वहाँ पर। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो बहुत आ सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कुछ पार्ट इसमें काफ़ी थ्योरेटिकल होता है, तो वहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। तो जो जो आपके लॉज होते हैं लाइक जीरोथ लॉ क्या होता है इसको बहुत ध्यान से समझना, अपने दिमाग में रखना है कि जीरोथ लॉ क्या होता है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में हैं और तीसरी एक बॉडी है जो उन दोनों से थर्मली इक्विलिब्रियम में, सॉरी दो बॉडीज हैं, उसका कुछ, इसका कुछ टेम्परेचर टी है, इसका कुछ टेम्परेचर T2 है। ठीक है, ये जो बॉडी है तीसरी बॉडी इससे भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इससे भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये जो ऊपर वाली बॉडीज होंगी ये आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होती है। लाइक ये बॉडी, ये बॉडी, ये बॉडी, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ये बॉडी सी है। अगर ए और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जीरोथ लॉ बोलता है कि ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। तो ऐसे स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस है ना उनको भी आपको बहुत ध्यान से याद रखना है अपने दिमाग में। ठीक है, इसमें फर्स्ट लॉ जो हमारा पहला जो लॉ होता है जीरोथ लॉ फर्स्ट लॉ के बाद में आया था, लेकिन फिर भी हम जो इंपॉर्टेंस देते हैं थोड़ा फर्स्ट लॉ को ज़्यादा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ जो होता है, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है हमारे पास, फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो एनर्जी है वो कुल मिलाकर कंजर्वेटिव रहती है। ये फर्स्ट लॉ का एक जो मूल सिद्धांत होता है कि एनर्जी जो होती है कंजर्वेटिव। अगर हम टोटल सिस्टम को क्यू एनर्जी दे रहे हैं तो जो कुछ एनर्जी होती है वो इंटरनल एनर्जी में जाती है और जो कुछ होता है पार्ट वो वर्क डन में चला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मूला वाइज लिख सकते हैं F/2 NR डेल्टा टी प्लस इंटीग्रेशन PdV, है ना। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का इससे कई एप्लीकेशंस पे सवाल भी बन सकते हैं। हालांकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बनने की, फिर वही बात बोलूंगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है सवालों से। ठीक है, ये सीयूईटी की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशली। ठीक है, अच्छा, इसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसमें इन क्वांटिटीज़ को हमें ध्यान रखना होता है कि किस तरह से वैरी करती हैं। लाइक अगर हम आइसोबैरिक की बात करें, आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करें, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कॉन्स्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट है, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो इस P को हम लोग बाहर निकालेंगे, बन जाएगा P बाहर आएगा फ्रॉम V1 टू V2, P V2 माइनस V1। तो हमारे पास जो Q बनेगा, मैं डिटेल में नहीं बहुत जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो F/2 NR डेल्टा T प्लस P V2 माइनस V1। क्या इस P V2 माइनस V1 को हम लोग लिख सकते हैं NR T2 माइनस T1? क्या लिख सकते हैं, NR T2 माइनस T1 या NR डेल्टा T? तो क्या आ जाएगा यहाँ से F/2 +1 NR डेल्टा T। ये आ गया वर्क डन फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। तो ये भी क्वेश्चंस इस तरह की वर्क डन फॉर दिस प्रोसेस, वर्क डन फॉर, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है इसमें। ठीक है, ये आपके सिंपल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है सीयूईटी, इसमें बहुत ज्यादा लेंदी नहीं जाएगा आपका सवाल। इसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इनको बहुत ध्यान से आपको याद रखना है, फॉर्मूले बहुत ध्यान से याद होने चाहिए, एक एक फॉर्मूला। ठीक है, अगला अगला क्या, मान लो हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब dV 0 हो गया, तो Q क्या आ जाएगा, Q क्या आ जाएगा F/2 NR डेल्टा T। खत्म। आइसोथर्मल की बात कर ले, किसकी, आइसोथर्मल की बात कर ले। अगर आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा,
जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जो फॉर्मूला बन के आएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर्मूला जो बन के आएगा वो आपका होता है क्या, एक बार इसको अगर हम लिखें पी डी वी है तो उसका जो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, F/2 NR ln T2/T1, ठीक है, क्योंकि इसमें जो ये जो होगा टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म जो होगा, सॉरी F/2 नहीं आएगा ना फिर, हाँ F/2 नहीं आएगा, F/2 नहीं आएगा, NR ln T2/T1, सिंपल सा ही फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। सही कर रहा हूँ क्या, क्योंकि P को जब हमने, भाई P क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT होता है, ठीक है, तो P के लिए क्या लिख सकते हैं हम, RT/V, गड़बड़ कर दिया, RT/V करेंगे तो यहाँ आ जाएगा NRT बाहर आ जाएगा, ठीक है, यही बात होती है ना, सॉल्व ना करो तो गड़बड़ होता है, NRT बाहर आ जाएगा और ln V2/V1 हो जाएगा, ये आपका ln V2/V1, ठीक है। तो अगर कभी फॉर्मूला डायरेक्टली ना याद आ रहा हो तो जैसे मैंने किया एक बार उसको सॉल्व कर लो, हो सकता है आप फॉर्मूला याद गलत आ रहा हो आपको, लेकिन आप सॉल्व करो तो सही आ जाए। तो ध्यान रखना करते कैसे, किसी भी फॉर्मूले को सॉल्व कैसे करना है, कहाँ पर हमें पी की वैल्यू क्या रखनी है, टी यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो आर टी बाहर आ जाएगा, 1/v का इंटीग्रेशन ln v हो जाएगा, फिर v2 से v1 वाली लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा nrt ln v2/v1। अगला प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या करते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जहां पे हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, यानी डेल्टा क्यू जो होता है वो जीरो होता है। जब हीट का ट्रांसफर नहीं होता है तो ये वाला टर्म जो होता है वो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, वर्क डन बचेगा केवल। तो वर्क डन जो आएगा वो आएगा आपके पास -F/2 NR डेल्टा टी, खेला खत्म, ठीक है। इसी पे लास्ट बार सीयूटी ने सवाल पूछा था, अभी पिछली बार 2022 में सिंपल सा सवाल था कि बताओ वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है। वो डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला नहीं पूछा था, उसने 4 ऑप्शन दिए थे आपको। वर्क डन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन ए था चेंज इन प्रेशर, ऑप्शन बी था चेंज इन वॉल्यूम, ऑप्शन सी था चेंज इन टेम्परेचर, ऑप्शन डी समथिंग कुछ इस तरह से इंडिपेंडेंट ऑफ समथिंग कुछ था, ठीक है, एग्जैक्टली याद नहीं जाता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। सिंपल सी बात, वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस डिपेंड्स ऑन चेंज इन टेम्परेचर। क्या बात समझ आ रही है, क्या कोई दिक्कत है, सिंपल सी बात। अच्छा भाई, हमने क्या देखा कि फर्स्ट लॉ को हम डिफरेंट जो प्रोसेसेस हैं उनके फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा ओके, इसमें जगह बनाओ थोड़ी सी पहले। तो इसी में अगर हम आगे बात करें कि लाइक हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन क्या होता है, पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे गामा क्या होता है 1 + 2/f, जहां पे f क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसमें कुछ इस तरह के सवाल बनते हैं जब हम एडियाबैटिक आइसोथर्मल की बातें कर रहे होते हैं, जो आपको करने आने चाहिए कि लाइक हमारे पास एक गैस थी जिसका प्रेशर P0, टेम्परेचर T0 और वॉल्यूम V0 था, ठीक है। हमने क्या किया, इसका प्रेशर जो वॉल्यूम जो था V0 से 2V0 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेसेस के तहत पे कर सकते हैं। हमसे बोला गया कि पहले हमने ये जो V0 था वो 2V0 किया एडियाबैटिकली। कैसे किया, एडियाबैटिकली, और एडियाबैटिकली जो वर्क डन था वो W1 है, ठीक है। दोबारा में एक बार ये हो गया प्रोसेस खत्म, ठीक है। दूसरा जो हमने गैस लिया सेम P0 T0 V0, उसको हमने V0 को 2V0 किया आइसोथर्मली। कैसे किया, आइसोथर्मली। उसका जो वर्क डन आया वो आया W2। अब बताओ कौन सा वर्क डन ज्यादा होगा, कौन सा वर्क डन। तो इसको डायरेक्टली ग्राफ्स की सहायता से भी कर सकते हो, जैसे ये है P, ये है V, ठीक है। यहाँ पे कहीं V0 था, यहाँ पे कहीं 2V0 था, ठीक है। पहले हमने आइसोथर्मली किया। जो आइसोथर्मली करेंगे तो आइसोथर्मल का क्या होता है, जो आइसोथर्मल का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। आइसोथर्मल का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ठीक। लेकिन जो एडियाबैटिक का ग्राफ होता है वो कुछ ज्यादा झुका हुआ होता है, कुछ इसी तरह का लेकिन कुछ ज्यादा झुका हुआ था, इस तरह का। ये हो गया आपका एडियाबैटिक का। तो अब ध्यान से देखो वर्कडन क्या होता है, वर्कडन क्या होता है, एरिया अंडर पीवी कर्व। पीवी कर्व से ये बन रहे हैं। अब देखो ध्यान से इनके अंदर, तो एरिया देखो ध्यान से देखो कौन सा ज्यादा होगा, ये जो ऊपर वाला कर्व है ये एरिया घेर रहा है, लेकिन जो नीचे वाला कर्व है वो सिर्फ ये एरिया घेर रहा है। तो ज्यादा वर्कडन किसमें कर रहा है, ऊपर वाले में, यानी ये वाला आइसोथर्मल वाला था, ये वाला एडियाबैटिक वाला था। तो आइसोथर्मल का वर्कडन कितना था W2, एडियाबैटिक का कितना था W1। कौन सा ज्यादा है, कौन सा ज्यादा है, ऑब्वियसली W2।
तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताओ वर्क डन किस में क्या ज़्यादा होगा, आइसोथर्मली कर रहे हैं, एडियाबैटिकली कर रहे हैं, तो किस में क्या चेंजमेंट आएगा, किस तरह से इसको हम निकालेंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? पक्का? अच्छा भाई, ओके। ग्राफ्स वगैरह भी ध्यान रखना है आपको, ग्राफ्स वगैरह भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगली चीज क्या है? अगली चीज क्या है इसमें, इस तरह के क्वेश्चंस के अलावा अब जो अगली चीज आती है वो आती है आपकी सेकंड लॉ पे। सेकंड लॉ पे जब हम लोग कैरनॉट इंजन की बात करते हैं, कैरनॉट हम लोग, मैं मेन चीजें आपको बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, ठीक है। कैरनॉट इंजन, जब हम कैरनॉट इंजन में बात करते हैं तो कैरनॉट साइकिल की बात होती है। कैरनॉट साइकिल किस तरह की होती है हमारे पास? कैरनॉट साइकिल कुछ इस तरह की दिखती है हमारे पास, याद रखना है ना, इस तरह की होती है। पहला आपका आइसोथर्मल, दूसरा आपका एडियाबैटिक, फिर तीसरा आपका आइसोथर्मल, फिर चौथा आपका एडियाबैटिक। ये आपका पीवी कर्व होता है, किसके लिए? कैरनॉट साइकिल के लिए। इसका जो टीएस डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह का होता है। टीएस डायग्राम जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ध्यान रखना। ये बहुत बार टीएस डायग्राम वाला सवाल पूछा गया, ध्यान रखना, इसको कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। इस तरह का टीएस डायग्राम था, बिल्कुल रेक्टेंगल, ठीक है, बिल्कुल रेक्टेंगल, क्योंकि पहले में आपका आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट, दूसरे में एडियाबैटिक है तो एंट्रोपी कांस्टेंट, ठीक है, फिर टेम्परेचर, फिर एंट्रोपी, ठीक है। तो आपका टीएस डायग्राम होता है, ये आपका पीवी डायग्राम होता है फॉर कैरनॉट साइकिल। इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? एफिशिएंसी क्या होता है? ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाई Q1। फॉर अ कैरनॉट इंजन ये क्या आ जाता है हमारे पास? 1 माइनस T2 बाई T1, ठीक है। इस पे सवाल आ सकता है, इस पे सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक है, यहां तक बात समझ आती है अपने को, ओके। इसके बाद बात होती है एंट्रोपी की। किसकी? एंट्रोपी की। एंट्रोपी कैसे लिखते हैं? एस इज इक्वल टू इंटीग्रल डी क्यू बाई टी, इसको हम लिखेंगे डेल्टा। चेंज इन एंट्रोपी, हमेशा चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं करी जा सकती, हमेशा चेंज इन एंट्रोपी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, डी क्यू बाई टी, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको एंट्रोपी कैलकुलेट करनी हो तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो कि जो एंट्रोपी हमें कैलकुलेट करनी है वो किस तरह के सिस्टम के लिए कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इस पे भी शायद एक सवाल आया था लास्ट ईयर, हाँ शायद आया था इस पे एक सवाल लास्ट ईयर, नहीं इस पे नहीं, इस पे था, नहीं अभी याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली किस पे था, बट इसी से कुछ रिलेटेड था सवाल वहाँ पे कुछ, अभी देखते हैं क्या करना था, ठीक है। हाँ एंट्रोपी पे था, एंट्रोपी पे था। क्या था कि आपको एक फाइनाइट बॉडी दी गई थी, आपको बोला जा रहा था उसमें कि इसका जो टेम्परेचर है T1 से T2 हो रहा है, ये फाइनाइट बॉडी है, ठीक है। फाइनाइट बॉडी के लिए टेम्परेचर जो है वो T1 से T2 हो रहा है, तो बताओ चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? हाँ ये था लास्ट ईयर का सवाल। एक फाइनाइट बॉडी में टेम्परेचर T1 से T2 हो रहा है, तो बताओ चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है? तो हम सबसे पहले करते क्या है, जब भी आपको फाइनाइट बॉडी की बात करी जा रही है तो हमेशा डेल्टा क्यू पहले क्या करो, डेल्टा क्यू को रख दो MC डेल्टा टी, MC dt, ठीक है। तो MC dt रखेंगे अपॉन टी, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? T1 से T2 तक, ठीक है, T1 से T2 तक, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ से? MC बाहर आ जाएगा, 1/t dt क्या हो जाएगा? ln t, और ln t का जब मैं यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ln T2 बाई T1। हाँ एग्जैक्टली यही सवाल था कि 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से ये भी ऑप्शन आपका था। उसमें कुछ इसमें एक ऑप्शन था ln T2 माइनस T1 बाई T2, T2, इस तरह के कुछ 4 ऑप्शन थे, बट ये ऑप्शन भी वहाँ पर था। तो आपको सिर्फ सिंपल करना क्या है, इसमें टिक लगा देना। मेरा बताने का तात्पर्य क्या है कि अगर कभी भी एंट्रोपी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, पहले तो आपको देखना है, सुनो, जब भी क्वेश्चन दिया हो तो आपको पहले देखना है कि यहाँ पे फाइनाइट बॉडी बोला गया है या इनफाइनाइट बॉडी बोला गया है। यहाँ पे फाइनाइट बॉडी और इनफाइनाइट बॉडी से मतलब उसका साइज से नहीं है, यहाँ पे मतलब उसकी हीट कैपेसिटी से होता है। जब भी आपको साइज के बारे में कुछ, मतलब जब भी आपको बोला जा रहा है बॉडी के फाइनाइट या इनफाइनाइट के बारे में, तो आपको हमेशा उस हीट कैपेसिटी के बारे में समझना है, हीट कैपेसिटी, ठीक है। मतलब अगर फाइनाइट बॉडी है, फाइनाइट बॉडी के लिए हीट कैपेसिटी आपकी लिमिटेड होगी, फाइनाइट होगी, और इनफाइनाइट बॉडी के लिए हीट कैपेसिटी आपकी इनफाइनाइट होगी, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर फाइनाइट बॉडी है तो वहां पर हीट जो है वो लिमिटेड है, यानी आप अगर लोगे वहां से हीट तो उसका टेम्परेचर कम या ज्यादा होगा। एक बॉडी है, यहाँ इसका टेम्परेचर T1 था, हमने यहाँ से कुछ हीट एक्सट्रैक्ट करी तो इसका टेम्परेचर T2 हो जाएगा। लेकिन अगर ये इनफाइनाइट बॉडी, जिसको हम TER भी बोलते हैं, इसको हम TER भी बोलते हैं, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर, तो यहाँ से अगर आप हीट लेते हो तो टेम्परेचर में कोई भी चेंज T का T ही रहता है,
ठीक है। तो इसमें एंट्रोपी, मान लो आपसे बोला जाए कि एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है जहां से हम हीट क्यू निकाल रहे हैं, तो बताओ उसमें चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा। तो चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस क्या आ जाएगा हमारे पास, एम सी डी टी बाई टी, और डी टी क्या होगा इसके लिए, जीरो। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, जीरो। क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता है कि बताओ हमारे पास अगर एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर है उसमें से हम क्यू हीट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो बताओ उसकी जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो क्या होगी। सिंपल सी बात किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपसे ये भी बोला सकता है कि बताओ एक फाइनाइट बॉडी है, एक इनफाइनाइट बॉडी है, यहां से यहाँ क्यू हीट भेज दी गई, अब बताओ चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा पूरे सिस्टम की, पूरे सिस्टम की चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा। मतलब हमारे पास एक फाइनाइट बॉडी है, एक मान लो ये इनफाइनाइट है, या टी ई आर, मैं सिंपल बोल दे रहा हूँ, टी ई आर है, और ये एक फाइनाइट बॉडी है, ये आपकी फाइनाइट बॉडी है, ठीक है। इसका टेम्परेचर टी है, इसका टेम्परेचर T1 है। इनिशियली हमने यहाँ पे हीट दी Q, ठीक है। इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि TR है, इसका टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा। अब बताओ कि हम एंट्रोपी में चेंज कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी एंट्रोपी में चेंज लिखेंगे, फिर इसकी एंट्रोपी में चेंज लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, हाँ ठीक है, सही कर रहा हूँ शायद, ठीक है। तो डेल्टा एस यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डेल्टा एस यहाँ पे कैसे लिखेंगे, जब यहाँ से यहाँ तक क्यू जाएगा, जब यहाँ से यहाँ क्यू हीट जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा भाई, जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम क्यू हीट निकाल रहे हैं तो वो जा कहाँ रही है, क्योंकि यहाँ से हीट निकल ही नहीं रही ना एग्जैक्टली, बट यहाँ पे जो हीट है वो यहाँ से यहाँ जा रही है। इसको ऐसे समझेंगे यार, इसको जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो कर रहे हैं तो इसका मतलब जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि अगर क्यू हीट हम कहीं पर दे रहे हैं तो इसमें से क्यू हीट जो चेंज हो रही है उसकी वजह से एंट्रोपी चेंज आएगा। एंट्रोपी चेंज कितना आएगा, वो आएगा आपके पास माइनस क्यू बाई टी, माइनस क्यू बाई टी, या 1/t बाहर आ जाएगा, डी क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू, जितनी भी हीट है उसमें से निकालना है वो आएगा, ठीक है। सॉरी फॉर द प्रीवियस केस, उसके में आपका जीरो नहीं आएगा। जब भी एक इनफाइनाइट बॉडी है, TER है, वहां से हम क्यू हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसकी जो चेंज इन एंट्रोपी होगी वो जीरो नहीं माइनस क्यू बाई टी होगी, ठीक है। वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, माइनस क्यू बाई टी होगा। तो यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा एस क्या आ जाएगा, डेल्टा एस क्या आ जाएगा, माइनस क्यू बाई टी प्लस इसके लिए क्या होगा, माइनस क्यू बाई टी प्लस इसके लिए क्या होगा, इसके लिए लिखेंगे तो एम सी, ठीक है, एम सी एल एन T2 बाई T1, T2 बाई T1। तो टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा, ये, ठीक है। हालांकि यहाँ पे T2 जो होगा वो T के बराबर ही तो होगा, कि तब तक हीट ट्रांसफर होगी, तो यहाँ पे T2 नहीं, इसको सिर्फ T ही लिखो, क्योंकि फाइनाइट जो इसका टेम्परेचर आ जाएगा, जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो T1 से T चेंज होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर T था, समझो इसका टेम्परेचर 100 था, इसका टेम्परेचर 50 था, हम इसको इससे कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये हीट तब तक कनेक्ट करता रहेगा, तब तक ट्रांसफर करता रहेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो फाइनली अगर इसका टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो सकता है तो इसका भी टेम्परेचर फाइनली कितना हो जाएगा, T, ठीक है। तो यहाँ पे T आ जाएगा, सिंपल सी बात। तो इसी तरह से आपसे बोल दिया जाए, दो फाइनाइट बॉडीज के लिए, दो इनफाइनाइट बॉडीज के लिए हीट ट्रांसफर हो रहा है इतना, तो बताओ चेंज इन एंट्रोपी कितना होगा। तो उसको आप सिंपली ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, सिंपल फंडा। क्या कोई समस्या है, इसको उतारो, अगर कुछ उतारने लायक लग रहा हो फिर जगह बनाते हैं थोड़ी सी। थर्मोडायनेमिक्स में ही आगे एक कॉन्सेप्ट है जो कि काफ़ी पूछा जाता है, जहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, वो मैं सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या है, ठीक है। जहाँ से बर्फ़ और पानी वाले सवाल बनते हैं कि मतलब ये बर्फ़ है, इससे वाटर बन रहा है, ठीक है। मान लो ये आइस है, ठीक है, और यहाँ से आपका वाटर बन रहा है, ठीक है। मान लो आइस का टेम्परेचर था -25 डिग्री सेल्सियस और वाटर का टेम्परेचर हमने कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से यहाँ बनने वाले सवाल बहुत आते हैं कि मतलब एक आइस क्यूब है जिसका टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस है, तो जब इसको हम वाटर बनाना है 20 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ इसके लिए टोटल चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, आइस से वाटर बनने में चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, टोटल डेल्टा एस क्या होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना इसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि आइस जो होता है वो -25 डिग्री सेल्सियस पे था, फिर ये -25 डिग्री से सबसे पहले आइस जो होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा। ये क्या है, आइस है, भी
ये भी आइस है, ये भी आइस है। फिर क्या होता है, जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है तो यहाँ पे प्रोसेस होता है आपका आइस से वाटर में कन्वर्ट होता है। जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पे रहता है तो अब यहाँ पे कन्वर्ट होगा ये वाटर में, कहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही। अब क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा और ये वाटर जो होगा, और ये जो वाटर होगा ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। सिंपल सी बात। तो ये 3 प्रोसेसेस होते हैं। एक आइस का टेम्परेचर कम होना, सॉरी टेम्परेचर बढ़ना, ठीक है, -25 से 0 पहुंचना, फिर आइस का 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बनना, फिर वाटर का टेम्परेचर राइज होके जिस रिक्वायर्ड टेम्परेचर की बात है वहां तक पहुंचना, ठीक है। इसमें कुछ जो गिवन डाटा होता है वो दो दिया होगा आपको। हीट कैपेसिटी, अगर भाई न्यूमेरिकल, अगर नॉर्मल न्यूमेरिकल में आपको दिया गया कि सी आइस है, हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, ठीक है, और सी वाटर है आपकी हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और इसमें जो लेटेंट हीट क्या होता है, जो आपको आइस से वाटर बनाने के लिए जो हीट उसको देनी होती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, दैट इज एल। तो इसमें हम डेल्टा एस कैसे लिखेंगे, चेंज इन एंट्रोपी कैसे लिखेंगे, चेंज इन एंट्रोपी जो होगा वो आपका आएगा यहां से यहां तक की पहले एंट्रोपी लिखेंगे तो क्या आएगा, एम सी ऑफ आइस ln, इसको आप मान लो T1, इसको मान लो T2, इसको मान लो T3, ठीक है, ln T2/T1, क्योंकि ये सारा फाइनाइट है, यहाँ पे कोई भी इनफाइनाइट नहीं, क्योंकि सबका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इस वजह से हम ध्यान रखो, मैंने बताया था आपको ln वाला टर्म आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 1/T भाई एंट्रोपी क्या था, डेल्टा एस इंटीग्रल dQ/T, और dQ क्या लिख सकते हैं, MC dt/T, तो MC बाहर आ जाएगा, ln T2/T1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिंपल सा जो उसको हीट दी जा रही है, लेटेंट हीट, दैट विल इंक्रीज द एंट्रोपी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, M, ठीक है, M और इंटू L, ML, ठीक है, ये आ गया आपके पास, और बाई T, ठीक है। ये जो लेटेंट हीट होती है ये जो टोटल मास होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी बाई T, करेक्ट है क्या, T2 करेक्ट है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये आ जाएगा आपके पास सेकंड वाला टर्म, जब यहाँ से यहाँ तक हम लेटेंट हीट को ट्रांसफर करेंगे, लेटेंट हीट आपकी इसमें जाएगी, ठीक है। प्लस जब यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस होता है तो सिंपल फिर से यहाँ से जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी फिर से क्या आ जाएगा, MC ऑफ, इस बार वाटर का आएगा, MC ऑफ वाटर इंटू ln T3/T2, T3/T2। अब करना क्या है, जो भी वैल्यूज आपको गिवन हो वो वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हमें इस तरह से टैकल करना होता है, सिंपल सा बात, ठीक है। क्वेश्चंस आ सकते हैं यहाँ से। अच्छा भाई, ओके, करेक्ट है ना, कोई दिक्कत, ओके। अगली बात जो होती है, इसमें हमने एंट्रोपी की बातें कर ली। एंट्रोपी में आपके पास आइडियल गैस की भी एंट्रोपी पूछी जा सकती है। आइडियल गैस की एंट्रोपी जो होती है, आइडियल गैस की जो एंट्रोपी होती है, इसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसमें कुछ डेल्टा एस, उसका जो फार्मूला था, एक मिनट लेट मी चेक, क्या था आइडियल गैस, या आइडियल गैस की जो एंट्रोपी होती है, इसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू NCV ln T2/T1। ये फॉर्मूला आप चाहो वैसे याद रखने वाले कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर याद रख लो तो कोई बुराई भी नहीं है, ln V2/V1। इसमें 2 फॉर्मूले और होते हैं जिसको मैं माइंड मैप वाला जो आपको एक माइंड मैप प्रोवाइड मैंने पहले भी कराया था, उस माइंड मैप को मैं फिर से प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में होगा, किसका, टेलीग्राम चैनल का। उस पर आपका माइंड मैप अपलोड है जहाँ पे सारे फॉर्मूले एक साथ लिखे हुए हैं, तो आप उसको चाहो तो एक बार डाउनलोड कर सकते हो जाके, उस पर सारे उसके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सारे एंट्रोपी वगैरह के फॉर्मूले उसमें लिखे हुए हैं। कहाँ पे, माइंड मैप में, जो कि कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अच्छा, अगली कैसे बात कर सकते हैं, अगली बात जो इसमें कर सकते हैं वो करते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैक्सवेल्स इक्वेशन में क्या होता है आपके पास, मैक्सवेल्स इक्वेशन में आपके 4 इक्वेशन होते हैं। 4 इक्वेशन को याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक होती है, जो कि मैंने आपको सिखाई भी है पहले, ठीक है। आपको करना क्या है, हमेशा SP जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे और TV जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। मैंने हमेशा आपको सिखाया इस तरह से याद रखने के लिए, मैं ऐसे याद रखता हूँ। अब बाकी आप कोई और तरीका भी सोच सकते हो। SP और TV हमेशा पॉजिटिव होते हैं, तो अगर ऊपर S और P आ रहे हैं, T और V आ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव वाले 4 इक्वेशन होते हैं ना, तो ऊपर पहले S और P रख के करते हैं, डेल S डेल P। S के अपोजिट में हमेशा T रहेगा, P के अपोजिट में हमेशा V रहेगा, ठीक है। नीचे वाले हमेशा कांस्टेंट कर दो, इधर V इधर T। एक इक्वेशन बनी, दूसरी इक्वेशन TV वाली बना लो, तो डेल T डेल V, V के अपोजिट में P, T के अपोजिट में S, नीचे वालों को कांस्टेंट,
इक्वेशन बन गई पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी? तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी? जो अब एस और पी नहीं है, अब एस और वी करो तो नेगेटिव आएगा, एस और वी, तो डेल एस डेल पी डेल वी डेल टी, निगेटिव एक साइन आएगा इसमें आपका, एक निगेटिव साइन आएगा और नीचे वाला को कांस्टेंट कर दो पी टी। ठीक है, चौथी इक्वेशन क्या बनेगी? चौथी इक्वेशन आपकी बनेगी टी, कौन सी? एस पी हो गई, एस वी हो गई, टी वी हो गई और टी पी नहीं हुई अभी, डेल टी डेल पी डेल वी डेल एस। ठीक है, इसमें एस इसमें वी, एक माइनस साइन। ठीक है, 4 इक्वेशन होती है मैक्सवेल इक्वेशन, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये मैक्सवेल इक्वेशन जहां से बनती है उन इक्वेशंस को भी हमें याद रखना, क्योंकि वहां से लास्ट ईयर पे भी एक क्वेश्चन आया था। और जो इक्वेशंस होती है आपकी, पहली जो होती है आपकी h इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। ठीक है, दूसरी आपकी u इज इक्वल टू आपका क्या था यार, u t माइनस पी वी, क्या था आपका एग्जैक्टली क्या इक्वेशन होती है इंटरनल एनर्जी की? एक सेकेंड, यू नहीं, एक सेकेंड रुकना, चेक, लेट मी चेक क्या थी। हाँ सॉरी, ये डी यू इज इक्वल टू पी डी वी माइनस टी डी एस, ये क्वेश्चन आपको याद रखनी है। तीसरा जो एंथैल्पी, जो ये वाली होगी, एक होती है आपकी उसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? एच माइनस टी एस, करेक्ट हो क्या मैं? सॉरी एच माइनस टी एस नहीं, हाँ करेक्ट है, एच माइनस टी एस। और आपकी अगली क्या होती है? जो आपकी हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है आपकी? यू माइनस टी एस, करेक्ट है क्या? यू माइनस टी एस, हाँ करेक्ट है। ये इक्वेशंस भी आपको याद रखनी है। ठीक है, कभी कभी मेरे दिमाग से निकल जाती है बट आपको याद रखनी है। ठीक है, अभी आपका एग्जाम है। ठीक है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, डी यू इज इक्वल टू पी डी वी माइनस टी डी एस, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस और एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। इसको याद रखना और इसकी डिफरेंशियल आपको बनानी है, हमेशा ध्यान रखनी। कैसे? जो यू डी एच हो जाएगा, डी एच क्या हो जाएगा? डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, करेक्ट है। ठीक है, डी यू के क्या लिख सकते हैं? पी डी वी माइनस टी डी एस प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, करेक्ट है। कुछ कट रहा है क्या? टी डी एस में उल्टा लिख दिया यहाँ पर, टी डी एस माइनस पी डी वी, टी डी एस माइनस पी डी वी। ठीक है, तो टी डी एस माइनस पी डी वी करोगे आप, टी डी एस माइनस पी डी वी करोगे आप, यहाँ से पी डी वी से पी डी वी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा टी डी एस प्लस वी डी पी। ये मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से आपको जो डिफरेंट क्वांटिटीज है लाइक टी वी, इनको डायरेक्टली पूछ सकता है कि वी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो टी का एक्सप्रेशन यहाँ से क्या आ जाएगा? टी का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो आ जाएगा डेल एच बाई डेल एस एट कॉन्स्टेंट पी। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ से बनाने आने चाहिए कि लाइक हमने यहाँ पे क्या किया कि ये डी एच था, ठीक है, हमने यहाँ पी को कांस्टेंट करेंगे तो डी पी जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या? डी एच इज इक्वल टू टी डी एस, तो यहाँ से क्या जाएगा? टी इज इक्वल टू डी एच बाई डी एस, सिंपल सा इक्वेशन। उसी तरह से इन चारों इक्वेशंस को हम उसी तरह से लिखेंगे, डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी इंटू टी एस, फिर इसको ओपन करेंगे, डी एच की वैल्यू रखेंगे, सारी चीजें कलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से कुछ एक्सप्रेशंस वहां पर बनते हैं जिनको आपको निकालना आना चाहिए कि ये जो थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज है इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आया हुआ है। लास्ट ईयर भी इस पर जो एक क्वेश्चन आया था इसमें से आपको 4 क्वांटिटीज दी गई थी, शायद इसमें कुछ करेक्ट पूछा था या कुछ मैचिंग करानी थी, तो वो आपको करना आना चाहिए कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं। लाइक यहाँ पे डी एफ है तो इसको करोगे डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, डी यू की वैल्यू उठा के रखोगे, टी डी एस माइनस पी डी वी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, टी डी एस से टी डी एस के लिए कटेगा माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ठीक है, यहाँ से पी और एस एम कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैसे करना है वो आपको आना चाहिए समझ, ठीक है। ओके, तो काफ़ी बातें हो गई जो मेन इंपॉर्टेंट बातें थी हमारी थर्मोडायनामिक्स के बारे में सीयूईटी के लिए, ठीक है। और आगे अगर हम जाएंगे तो फिर अभी उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें। यहाँ तक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट वाले भी हो सकते हैं, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले वाले भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अब करना क्या है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर वीडियो को लाइक करोगे तो ज़्यादा आपके लोगों तक पहुँचता है। और आप शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में जिनको आप चाहो कि ये पढ़ सकते हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनके साथ में शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो, ठीक है। फटाक से रिविजन उनका आधे घंटे में सारा हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।